So once again, very good morning. So in the previous part, we have discussed about what? Atoms and nuclei. Atoms chapter. So this nuclei is the part of atom only. लेकिन NCERT में इस chapter को एक अलग नेम से प्रोवाइड किया गया, दैट इज न्यूक्लियाई. और न्यूक्लियाई के बारे में, एटम्स एंड न्यूक्लियाई के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है. तो आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हम करते हैं न्यूक्लियाई का. तो आपका जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर इज 13. चैप्टर इज 13 एंड चैप्टर नेम इज न्यूक्लियाई. चैप्टर का नेम क्या है बेटा आपका? न्यूक्लियाई है चैप्टर का नेम. अब न्यूक्लियाई होता क्या है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म न्यूक्लियाई? क्या होता है न्यूक्लियाई? एनी वन ऑफ यू? न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस होता क्या है? ये चीजें कहाँ लाई करता है न्यूक्लियस? सभी ने पढ़ा था ये चीजें? एनी वन ऑफ यू? जल्दी से. वेरी गुड. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म न्यूक्लियाई? वैसे न्यूक्लियाई जो है एक प्लूरल टर्म है न्यूक्लियस का, लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है? चलो न्यूक्लियस बताइए क्या होता है. मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ओके बेटा, ओके. और इट इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम. एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. जैसे ये आपके पास है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये क्या है? आपका पूरा एटम है, ठीक है. इसके अंदर क्या लाई करते हैं बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों लाई करते हैं आपके इस एटम के अंदर, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज नोन एज न्यूक्लियाई. क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम न्यूक्लियाई बोलते हैं. अब आप बताएंगे न्यूक्लियाई में व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटॉन्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रॉन्स? ये क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होता है बेटा? प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? नो चार्ज, ठीक है. तो जब ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? दैट बिकम्स न्यूक्लियन. क्या बन जाएगा? वो न्यूक्लियन बन जाएगा बेटा. तो न्यूक्लियन होता क्या है? न्यूक्लियन इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. ईच वन इज कॉल्ड न्यूक्लियन, ठीक है. हर एक को हम क्या बोलते हैं? चाहे वो न्यूट्रॉन है चाहे वो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट है. कोई भी पार्ट हो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज व्हाट? न्यूक्लियन. क्या बोला जाता है बेटा उसको? न्यूक्लियन बोला जाता है, ठीक है. चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, हर एक पार्ट को, ईच वन ऑफ दैट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दैट इज नोन एज व्हाट? न्यूक्लियन बोला जाता है उसको, ठीक है. ये छोटी छोटी बेसिक टर्म्स है जो हम आज पढ़ने वाले हैं इसके अंदर. ये पहली बात तो हमने करी किसके बारे में बेटा? दैट इज ऑफ न्यूक्लियन. न्यूक्लियन के बारे में पढ़ा हमने, न्यूक्लियन, ठीक है. सेकेंड बताइए, आपने पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एटॉमिक नंबर? एनी आइडिया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके. तो हमारे इस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लिथियम की बात करते हैं, ठीक है. लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 3. एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का? 3 होता है, ठीक है. और जब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है ये, ठीक है, तो इसका आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इन लिथियम? वेरी गुड. यू ऑल नो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बेटा इसके अंदर? अभी आपने बताया ना. यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अभी आपने बताया कि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. तो एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 3 होंगे. वेरी गुड बेटा. तो आपके पास लिथियम के केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे बेटा? 3 होंगे. इट मींस उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 3 होगा. आप सभी को पीरियोडिक टेबल लर्न है? सभी को लर्न है? कितने तक लर्न है आप सभी को? एनी आइडिया? कहाँ तक लर्न है बेटा? तो टिल 30 तो आप लोगों को याद है ही, लेकिन अभी जो आप पी ब्लॉक, आई थिंक सो एस ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी. एफ ब्लॉक है जैसे, ठीक है, लेंथेनाइड्स, एक्टेनाइड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे. तो चलिए हम अपने इस पे आते हैं.
एटॉमिक नंबर के बाद आता है बेटा आपका एटॉमिक मास नंबर। क्या आता है आपका थर्ड पार्ट, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर लिखना चाहे, रिप्रेजेंटेशन करना चाहे हम एटम की, तो कैसे करते हैं, ये बीच में एलिमेंट का नेम होता है, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ उसका क्या होता है, मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, और A क्या है, A इज नोन एज योर मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम की बात करें, चलो हीलियम की बात कर रहे हैं, हीलियम एटम एलिमेंट है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और मास नंबर कितना होता है इसका 4। ठीक है, मास नंबर को लर्न करने का भी एक मेथड होता है कि इवन अगर आपके पास सपोज करिए इवन एटॉमिक नंबर है, इवन एटॉमिक नंबर है, तो उसको हम लर्न करते हैं 2Z से, 2Z। ठीक है, Z इज द एटॉमिक नंबर। और अगर आपके पास ओड एटॉमिक नंबर है, ओड एटॉमिक नंबर, तो उसको हम लर्न करते हैं 2Z+1 से। ये आपके पास एक तरीका है मास नंबर लर्न करने का, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो इस मेथड से नहीं होते, उसको आपको लर्न करना पड़ता है। लाइक क्लोरीन का 35.5 हो गया। ठीक है, अगर मैं लिथियम की ही बात करूँ तो इसका कितना हो जाएगा, लिथियम का मास नंबर कितना होता है, ओड है ये। ठीक है, ओड के अकॉर्डिंग होना चाहिए 6+1 7, लेकिन होता कितना है इसका 7 ही होता है या कोई और होता है। लिथियम का मास नंबर कितना होता है, एनीवन 7, यस, ये 7 हो गया। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि क्या कहते हैं, जिसमें आप ये वाले रूल को फॉलो नहीं कर सकते 2Z+1 को। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस में आपका ये वाला फॉर्मूला लाई करता है, इवन नंबर के लिए 2Z हो गया और ऑड नंबर के लिए 2Z+1 हो गया। लाइक अगर आप हीलियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना है 2। ठीक है, तो 2 2 कितना हो गया 4, तो 4 इसका हो गया मास नंबर। इस तरह से हम लर्न करते हैं। तो ये तो था बेटा आपका किसके बारे में, एटॉमिक मास नंबर के बारे में बताया। उसके बाद आता है आपके पास आइसोटोन, आइसोबार, आइसोमर्स, आइसोटॉप्स, ये सारे क्या होते हैं। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है आपकी, नेक्स्ट इज नोन एज योर आइसोटोन। और पार्ट आपके पास आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोटोन। नाम से पता चल रहा है आइसोटोन, सेम एटॉमिक नंबर। नो, आइसोटोन बेटा वो होता है सेम एटॉमिक नंबर वाला, आइसोटॉप्स होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोटोन। टोन से याद रखो, यहाँ पे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन आइसोटोन, न्यूट्रॉन आइसोटोन, एक तरह से सेम रिदम आ रही है इसकी। तो यहाँ से याद रखिए कि आइसोटोन का मतलब है जिसके पास क्या लाई करें, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम आइसोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोन्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, और ये मैंने आपको एग्जांपल बता भी रखे इसके अंदर, जैसे क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन। ठीक है, इसके अंदर 36 और 86 सिस्टम होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, रुबीडियम है आपके पास Rb, इसका कितना होता है 37 57। तो आप इसके क्या न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है n = a - z। ये होता है कि एटॉमिक मास नंबर में से हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, मास नंबर जैसे सपोज करो 86 - 36 कितना आ जाएगा आपके पास, 86 - 36 कितना हो गया 660, और 8 में से 3 गए 5, तो 50 हो गया। तो इसमें इट मीन्स न्यूट्रॉन्स कितने लाई करें, इसमें से इसको माइनस कर दो। ऐसे रुबीडियम में इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो इनके अभी बताओ, अगर मैं 86 में से 36 को माइनस कर दूँ, व्हाट आई गेट, 6 में 6 गए 0, 8 में से 3 गए कितने हो गए 50। सिमिलरली 57 - 37, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 7 - 7 0, 5 - 3 2। ठीक है, तो अगर हम और भी देखें इसके अंदर, जैसे बेरिलियम है 9 और 4 हो गया, 9 - 4 कितना हो गया 5। ठीक है, बोरोन है 10 - 5 कितना हो गया 5। तो जिसके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाई करे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे बेरिलियम का देखो, यहाँ तो आपका नहीं आ रहा, बेरिलियम का देखो, बेरिलियम का हो गया 9 और 4, तो ये उसका न्यूट्रॉन होते हैं बेटा 5।
ठीक है। सिमिलरली अगर बोरोन की बात करें 10 और 5, इसके भी कितने हो गए न्यूट्रॉन? 5। इट मीन्स ये 5 और ये 5, इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है इसके? सेम है। तो इट मीन्स ये क्या कहलाएंगे? दिस बिकम्स आइसोटोन। ये क्या बन जाते हैं? आइसोटोन बन जाते हैं। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाई करते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू a माइनस z। गॉट इट? गॉट इट बेटा? बताइए। समझ आया बेटा ना आइसोटोन्स के बारे में? उसके बाद आइसोटोन्स के बाद आता है बेटा आइसोबार। आइसोबार। अब आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार का मतलब होता है जब आपका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम ना हो। क्या बोल रही हूँ, ध्यान सुनना। मास नंबर बिकम सेम लेकिन एटॉमिक नंबर उसका बिल्कुल भी सेम ना हो, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर? आइसोबार का मतलब क्या होता है कि मास नंबर तो इसका क्या रहे? मास नंबर तो इसका सेम होना चाहिए, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नेट का दे रखा पीबी, ठीक है, 82,214, 82,214, ठीक है। सिमिलरली बिस्मथ है, बिस्मथ 83,214। मास नंबर क्या है इसके अंदर? देखिए सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है आपका? डिफरेंट है। ये देखिए 83 एंड 82। तो ये क्या कराते हैं? दीज आर नोन एज योर आइसोबार। आइसोबार में जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम ना हो। यहाँ तक बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम आइसोबार में? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? 21? ओके बेटा, ओके। अब आइसोबार के बाद आता है आपका दैट इज आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स तो बहुत बार सुने हैं, क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं आइसोमर्स के बारे में। क्या होते हैं आइसोमर्स? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोमर्स? आइसोमर्स क्या होते हैं? क्लास 10th में भी हमने कार्बोनेट कंपाउंड के अंदर हमने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था। आइसोमर्स आप बनाओ पेंटेन का, ब्रोमोपेंटेन का, इस तरह से आइसोमर्स हमने पढ़े थे। तो आइसोमर्स है क्या और क्यों जरूरत है इसको पढ़ने की, आइसोमर्स को? एनी आइडिया टू एनीवन? यस बच्चा, एनी आइडिया अबाउट आइसोमर्स? Different property of compound with same A and Z. Okay, very good बेटा। तो क्या है यहाँ पर? देखिए आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। जैसे रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो लेकिन उसका जो A और Z है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चाहे उसका एटॉमिक नंबर हो चाहे वो मास नंबर हो, वो सेम होना चाहिए उसका। ऐसा कोई है एग्जाम्पल जिसका हम ये बोले कि A और Z दोनों सेम है लेकिन इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है? मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंट हो। ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? एनी आइडिया टू एनीवन? हाइड्रोजन, ओके। तो हाइड्रोजन का किसके साथ करेंगे? ठीक है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का भी अगर देखें तो ये 1H1 होता है, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर है, सेम ही मास नंबर है इसका, ठीक है, लेकिन इसकी जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी दूसरों के कंपैरिजन। और कोई एग्जांपल ऐसा ही? ऐसा कोई और एग्जांपल है जिसमें हम बोले कि आइसोमर्स जो होते हैं और क्या बन सकते हैं? कार्बन कंपाउंड में हमने क्लास 10th में पढ़े थे इन चीज़ों के बारे में। वो तो हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, आइसोमेरिकल स्ट्रक्चर थे उसके अंदर, लेकिन मैं सिंपल आइसोमर्स के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए तो आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स वो है जिसका सेम एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर हो, ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। क्योंकि 1H1 अगर आपको याद हो डॉबरस ट्राइड के अंदर या फिर क्या कहते हैं किसी और जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव थे क्लास 10 में हमने चीज़ें पढ़ी थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के केस में, उसमें क्या था कि इसको एक अलग से स्पेस दिया गया था, ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपर स्पेस नहीं मिला था इसको हाइड्रोजन का। तो ये क्या थी? उसकी एक हाइपोथेसिस हो गई थी,
है ना। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री में नहीं आ रहे, यहाँ पे हम आइसोमर्स के बारे में बात करें। तो आइसोमर्स क्या है, जिसका ए और जेड दोनों सेम हो और उसकी जो रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज है वो क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वे इज नोन एज योर व्हाट, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप जिसका क्या सेम हो, जेड सेम हो लेकिन ए क्या हो, ए हो डिफरेंट। ए क्या हो बेटा, डिफरेंट। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या है, दीज आर द आइसोमर्स ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और अगर मैं और देखूं और कोई एक एग्जांपल इसका, ये तो आपका हो गया प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसके इसमें हम क्या बोलेंगे कि आपका Z तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। Na का भी बोल सकते हो, वेरी गुड, Na का भी बोल सकते हो, ये भी हो सकता है, क्लोरीन का हो सकता है आइसोटॉप्स। तो देयर आर मेनी मोर एग्जांपल जिस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि आइसोमर्स जो है, आइसोटॉप जो है वो क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो जाए इसका, डिफरेंट हो जाए। ओके, दीज आर द बेसिक टर्म्स। तो ये था, दीज आर द बेसिक टर्म्स। इन बेसिक टर्म्स के बाद हमारी कुछ बेसिक टर्म्स और भी हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, सभी ने पढ़ा था होगा। वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, चलो एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है ये बता दीजिए मुझे, एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, एनी आइडिया अबाउट एटॉमिक मास यूनिट? अगर याद हो, रिवाइंड बैक करें हम अगर अपने मेमोरी कार्ड को माइंड के, तो हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास यूनिट के केस में, ओके, जिसमें एटॉमिक और न्यूक्लियर मासेस आर मेजर्ड, ठीक है, ओके, वेरी गुड। देखिए, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम एक एग्जांपल लें किस चीज़ का, वाटरमेलन का, और उस वाटरमेलन को हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब पुराने ज़माने में देखो ऐसा होता था कि वेइंग बैलेंस नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है, तराजू जो होता है या फिर वेइंग पैन जो होता है वो नहीं होता था। तो लोग कैसे मेज़र करते थे, हाथ से ही मेज़र कर लिया करते थे कि 1 किलो की चीज़ है या 2 किलो की चीज़ है। उस टाइम पे एक्सपीरियंस होता था, ठीक है। आजकल तो हमें भी नहीं पता कि कितना है, हाथ में लेते ही कि 1 kg है या 2 kg है। तो उस टाइम पे क्या होता था बेटा कि ना तो उनके पास वेइंग बैलेंस होता था, तो वो क्या करते थे, कई लोग तो पत्थर लेते थे, स्टोन लेते थे कि ये 1 kg का स्टोन है, तो उसको मेज़र करने के लिए 1 kg के बारे में बात कर लेते थे, है ना। तो उस टाइम पे क्या किया गया, एक एग्जांपल लिया गया कि हमने एक मतलब वाटरमेलन लिया, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और अगर सपोज करो हमें कोई चीज़ परचेज़ करनी है, मान लीजिए सपोज करिए हमें बनानास परचेज़ करने हैं, तो वो क्या करते थे, उस वाटरमेलन का 1 या 2 पीस रख के उसको मेज़र कर लिया करते थे, यहाँ ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, इतने डजन हो गए, वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो तो चलो बनानास तो डजन में हो जाते हैं, लेकिन और कुछ चीज़ अगर हमने परचेज़ करनी है तो वो उससे मेज़र कर लिया करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सपोज करो उस वाटरमेलन को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो वो एक पार्ट वाटरमेलन का, उस 12 वाटरमेलन में से अगर एक पार्ट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। लाइक अगर पिज़्ज़ा की बात करें तो पिज़्ज़ा के हम 4 पार्ट करते हैं, है ना, तो 4 में से अगर एक पार्ट को निकाल लेते हैं हम खाने के लिए, तो हमारे पास उसका फ्रैक्शन कितना होता जाता है, एक पार्ट निकाला तो उस एक पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया कि कार्बन को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया था हमने, ठीक है, और कार्बन को स्टैंडर्ड यूनिट मानने के बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था, 12 था, उसमें से एक पार्ट ऑफ कार्बन को हमने मेजर किया किससे, एटॉमिक मास यूनिट से, तो वहाँ से वो बन गया 1 AMU इज 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। इसलिए वहाँ से 1 AMU की डेफिनेशन बन गई 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। और ये 1 AMU किसके इक्वल था, ये 1 AMU आपके एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल था, और एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 kg। दिस इज द एवोगैड्रोस नंबर।
1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो आपका 1 AMU किसके इक्वल हो गया, उसके एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हो गया। तो अब आप कभी भी यस बिल्कुल, इट इज अ मास ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल। तो आपको अगर कभी भी AMU से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको अगर उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg से। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट तो आपने क्लास 9 से सीखते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दी है उसकी, कि जैसे हम वाटरमेलन को करते हैं वैसे हमने यहाँ पे बात की है कार्बन पर एटम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो बेसिक टर्म आता है, दैट इज नोन एज योर मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या आता है बेटा, मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होगा, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से पता चल रहा है कि ये वो डिवाइस है जो कि न्यूक्लियस के मास को क्या कर सकता है, कैलकुलेट करे। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब क्या है, वो मास, वो डिवाइस which is used to measure mass of किसका मास, न्यूक्लियस का मास। न्यूक्लियस मेजर भी लिख सकते हो या कैलकुलेट भी लिख सकते हो। ठीक है, मेजर या कैलकुलेट न्यूक्लियस का मास कर सके, इसको क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। जैसे जिसने आपको ये बताया कि क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 या 35.47 यू होता है। ठीक है, तो वो हम किससे करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर से ही मेजर करते हैं। आपको पता है कि कैसे निकाला गया 35.5 यू, आपने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में भी, हमने कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। एनी आइडिया किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पास दो आइसोटॉप्स हैं क्लोरीन के, ठीक है, एक का मास आपके पास है, एटॉमिक मास है आपके पास क्लोरीन का, दैट इज 34.98 और दूसरे का आपके पास एटॉमिक मास गिवन है आपको 36.98। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यस, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको 100% में से कैलकुलेट किया जाता है कि इतने परसेंट, इतने उसमें यूनिट में, अगर इतने यूनिट में 34.98 यूनिट में हमारे पास अगर परसेंटेज प्रेजेंट है 75.4, ठीक है, सिमिलरली 36.98 में यू में अगर हमारे पास 100 में से माइनस कर दो 24.6 परसेंटेज है, तो हम इसका एवरेज मास कैसे निकालते हैं, एवरेज मास निकालने के लिए, मास ऑफ क्लोरीन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 34.98 इंटू 75.4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36.98 इंटू 24.6 डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे हम, 100 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देन यू विल गेट द रिजल्ट 35.47। ये उसका क्या आ जाएगा, इट इज़ नोन एज द एवरेज मास वैल्यू ऑफ क्लोरीन। यहाँ तक बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम। So this is all about today's part. If you find any of the problem in our today's video or in our previous video, you can just contact us on our YouTube channel, as well as you can comment us on our email ID, that is letclasses@gmail.com. So please subscribe our channel, like our channel and share our channel. Thank you so much.